नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी निकली है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होता है, इसलिए हर एक जितना संभव हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें और उसी के आधार पर तैयारी करें। तो दोस्तों, 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी के हुए थे उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 28/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं जीके जीएस एवं करेंट का एनालिसिस करूंगा और न्यू अपडेट भी दूंगा करेंट का, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से देखते चलेंगे। दोस्तों, ये आसानी के लिए मैं सभी जीके और करंट को एक जगह कर दिया हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य एक साथ जो हैं उन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, जिसमें सिक्किम नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि सिक्किम नेपाल के बगल में है। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये सब सभी आते हैं 7 सिस्टर में। दोस्तों, सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बड़ी इलायची उत्पादन करने में भी सिक्किम का महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। फलोद्यानों का स्वर्ग भी सिक्किम को कहा जाता है। और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुए थे उसके तहत भारत का किस नंबर का राज्य बनाया गया था, 10वां, 15वां या ऐसे करके बताना है आपको। कमेंट करके बताइएगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का कौन सा नंबर का राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए दोस्तों मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इकाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे जूल, तो कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल है। जबकि लक्स के बात करें तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। और चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो उसका मात्रक टेस्ला होता है। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, इसको याद रखिएगा। जबकि कर्नाटक में कैगा है, गुजरात में काकड़ापारा परमाणु संयंत्र है और राजस्थान में रावत भाटा जो कि कनाडा के सहयोग से भी लगाया गया था, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में तारापुर है जो अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी महाराष्ट्र के तारापुर में ही लगा था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो दोस्तों इसरो जो है 2013 में मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया था। इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो इसको याद रखिएगा। इसरो के द्वारा महत्वपूर्ण अगर मिशन की बात करें तो चंद्रयान मिशन सबसे पहला, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो है लॉन्च किया गया था। भारत द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 में, तो इसको भी याद रखिएगा। 75 है दोस्तों, ये 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका है। पिनाका जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ
का स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये और भी पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की अगर बात करें तो त्रिशूल सरफेस टू एयर है। और धनुष की अगर बात करें तो सरफेस टू सरफेस धनुष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू क्या है? तो दोस्तों उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधन के कार्य को जो नियंत्रित करता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग पढ़ें MS डॉस DOS। डॉस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन चूंकि इसको निर्माण किया गया था MS के द्वारा, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए आगे में MS लगा रहता है। मतलब मेन है डॉस, लेकिन MS इसलिए कंपनी का पहचान के लिए दिया गया। MS डॉस माने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रथम कंप्यूटर जो है भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। और भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो है दिल्ली के प्रधान डाकघर में, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में 1986 में लगाया गया था दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है दोस्तों, और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा टेम्पल भी पूछता है एग्जाम में कि अयप्पा टेम्पल कहाँ है, तो भगवान अयप्पा मतलब विष्णु भगवान का रूप को अयप्पा बोला जाता है, वो केरल में ही है। और यहाँ जाने से पहले 41 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। बाकी उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, फेमस है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है। उड़ीसा के में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, जिसको 1984 में यूनेस्को के द्वारा कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बाकी फेमस मंदिर की बात करें तो बिहार में विष्णुपद मंदिर गया में है, और विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, मतलब याद रखिएगा, ये मतलब एनालिसिस करने का मतलब हुआ कि अगर स्मारक पूछा है तो हमको स्मारक की तैयारी करके जाना है। हो सकता है अगला एग्जाम में भी कोई दूसरा स्मारक पूछ दे कि ताजमहल कहाँ है। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी आधार पे, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है मतलब आगे भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा उस तरह का क्वेश्चन, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, चाहे इसका फुल फॉर्म हो गया, इस तरह से। एनालिसिस का मतलब होता है कि उसी के जैसा तैयारी हमको करना है, जो जैसा पूछा गया है जिस तरीका से उस तरीका से हमें पढ़ना है। तो कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। जब अकबर ने जो है गुजरात विजय किया था तब इसी उपलक्ष्य में यूपी के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। बाकी इंडिया गेट की अगर बात करें तो ये दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, ये सब सभी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। हौज खास, लाल किला, जामा मस्जिद सब दिल्ली में है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये तो 19 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ए अच्युतन नंबूतरी जो मलयाली कवि थे, इनको दिया गया था, तो इनको छोड़ देते हैं अभी याद रखेंगे कि 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2 व्यक्तियों को। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो संस्कृत के साहित्यकार हैं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना किए हैं और विवेचना किए हैं, और एक उर्दू साहित्यकार हैं जिनको गुलजार बोलते हैं, उनका शायरी भी बहुत फेसबुक वगैरह पे आता है, तो उनको ये 2 व्यक्तियों को मिला है, राम भद्राचार्य एवं गुलजार को मिला है 2023 का, तो याद रखेंगे। और एक साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार,
इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। ये 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है यानी कि टोटल 22 भाषा जो है उसमें और अंग्रेजी में ये में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दोस्तों दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में है, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को आंदोलन चालू किया था और यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करके ख़त्म हुआ था। इसमें साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया गया था। लोगों को गांधी जी और उनके 78 अनुयायी साथ में थे, तो इसको याद रखिएगा। इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा के तुलना किया था। नेपोलियन फ्रांस का निवासी था, वो एल्वा से पेरिस का यात्रा किया था, उससे तुलना किए थे सुभाष चंद्र बोस कि महात्मा गांधी जो यात्रा किए हैं ना वो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस के यात्रा के लगभग जैसा है, या फिर मुसोलिनी के रोम मार्च के जैसा है। यही नमक मार्च जो है यही दक्षिण भारत में राजगोपालचारी के द्वारा तिरुचिरापल्ली से जो है दोस्तों वेदारण्यम तक पैदल यात्रा करके किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप लोग पक्का फुल फॉर्म भी कर लीजिएगा। URL मतलब होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। HTTP का पूछा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IC का पूछा जाता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी आप लोग कमेंट करके एक बताइएगा कि कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा लिखता हूँ नहीं तो वीडियो हो जाएगा 1-1.5 घंटा का, इसलिए हमें जानकारी चाहिए और बोल देता हूँ तो लिखने का प्रयास करें। इससे पहले मैं SSC MTS का भी सेट करवा चुका हूँ, प्ले लिस्ट भी हमारे चैनल पर बना हुआ है, तो उस चीज़ को ध्यान में देखिएगा कि जो हमारे पुराने दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा करके नोट करते चलते हैं मेरी बातों को, आप लोग भी नोट करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया। बहुत सारे नारा के बारे में पूछा जाता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने फेमस किया? तो भगत सिंह ने किया था, जबकि दिया था हसरत मोहानी साहब ने। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ये सभी नारा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। भगत सिंह के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो, ऐसा नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये एक बुक भी लिखे थे भगत सिंह। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया? तो दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक। इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि कोई बोल रहा है कि विजय देना बड़ा, बड़ा खाने वाला होता है दोस्तों, इडली बड़ा ये सब बोलते हैं। तो अगर दोस्त को आप बोल रहे हैं कि विजय देना बड़ा हमको खाने के लिए थोड़ा, विजय दोस्त आपका है उसको बोल रहे हैं देना थोड़ा बड़ा, माने विजया बैंक और देना बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। बहुत सारे 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिलाकर टोटल भारत में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 कर दी गई है। तो याद रखेंगे उसी के तहत इसको मिलाया गया था। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिला दिया गया। इस सब चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों काई, जिसको कि लाइकेन बोलते हैं,
ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसमें कवक और शैवाल के साथ ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछता है कि वायु प्रदूषण की जानकारी किसे मिलती है, तो लाइकेन से वायु प्रदूषण का पता चलता है दोस्तों। अच्छा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सभी फसल या फिर जीव से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान होते हैं, तो आलू से रिलेटेड अनुसंधान कहाँ होता है? शिमला में। कैसा आलू होना चाहिए, किस तरह से बीमारी से रहित आलू होगा, बढ़िया आलू होगा, उच्च किस्म का आलू होगा, ये सब शिमला में है। लखनऊ की अगर बात करें तो औषधि संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान हमारे लखनऊ में है, यूपी में। जबकि चमड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों चेन्नई में है। वन सर्वेक्षण देहरादून में, ये सब पूछता है। मौसम वेधशाला पुणे में है। लाख रिसर्च सेंटर जो है अनुसंधान संस्थान रांची में है, झारखंड के। ये सब भी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक क्या है दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जितने सटे देश हैं दोस्तों, वो सभी लोग मिल के एक ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम बिम्स्टेक है। इसमें दोस्तों इंडिया है, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, लेकिन मालदीव नहीं है। इसलिए ये सभी हैं जबकि मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक का स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे, जो कि 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर ये सभी मिल के इसका स्थापना किए थे। आर्य समाज के स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के स्थापना किए थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की बात करें ज्योतिबा फूले किए थे। हिंदू महासभा की अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय किए थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका ध्यान रखिएगा और इसके अनुसार तैयार रहिएगा याद करने के लिए। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो दोस्तों पैराग्वे और बोलीविया। स्थल रुद्ध देश मतलब ऐसे देश जो जिसके चारों ओर दूसरा देश से घिरा हो। दोस्तों ऐसे देश वर्ल्ड में टोटल अभी 44 हैं जो स्थल अवरुद्ध देश बोलते हैं, जिसको इसको एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, भू आवेष्टित देश। तो वर्तमान में वर्ल्ड में 44 भू आवेष्टित देश है, जिसमें सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है और उत्तर कोरिया सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का क्या नाम था? ये तो 2020 में ही था, जैव विविधता। लेकिन अभी वर्तमान में याद रखेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 2024 में इसका थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इंग्लिश में है ऐसा करके दिया है हच जेनेटिक रिस्टोरेशन ऐसा करके कुछ है, लेकिन हिंदी में याद रखिएगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है
तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को, मई ऑफ 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो दोस्तों विषाणु से होती है चेचक, जो कि जिसको कि वायरस बोलते हैं। बैरीसेला नामक विषाणु से होती है, इसको भी याद रखिएगा, बैरीसेला विषाणु से होती है। जबकि टाइफाइड और क्षय रोग, ये दोनों की अगर बात करें तो जीवाणु से होता है। अच्छा, हैजा भी होता है दोस्तों, जीवाणु से ही होता है। कुछ परीक्षण की अगर बात करें तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स से, जो एग्जाम में बराबर पूछता है। टाइफाइड का परीक्षण विडाल टेस्ट से किया जाता है, जबकि कैंसर का परीक्षण आमेस टेस्ट से किया जाता है, आमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? तो दोस्तों भारत में जो गुजरात है जिसका सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है। अगर मुख्य भूमि नहीं लगाएगा तो दोस्तों आइलैंड का आ जाएगा, अंडमान निकोबार ये सब का तट बहुत लंबा हो जाएगा, गुजरात से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुख्य भूमि सागर तट बोलेगा तो गुजरात बोलेंगे, क्योंकि ये करीब 1215 किलोमीटर के आसपास इसका सागर तट है। सबसे भारत में सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो गोवा है, इसको भी याद रखिएगा। अब प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश है जिसका की तट रेखा सबसे लंबा है प्रायद्वीपीय भारत में। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं दोस्तों जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। याद रखेंगे, भारत की कुल स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे तो 15,106 किलोमीटर आता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया सबको जोड़ के भारत सरकार 15,200 किलोमीटर लिखता है। अगर मुख्य भूमि का तटीय भाग अगर बोलेंगे तो इसका 6100 किलोमीटर है लंबाई, और सभी जमीन का तटीय सागर तट की अगर बात करें तो 7516 किलोमीटर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत के संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। 1986 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे याद रखिएगा कि जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। जबकि वन संरक्षण अधिनियम अगर खाली पूछे तो 1980 में आया था। तो ये सबको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ठोस, द्रव, ये सब, गैस वगैरह ये सब। लेकिन जहाँ ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं है वहाँ ध्वनि गति ही नहीं कर सकती है। जैसे निर्वात, जहाँ कोई निह जोड़ बात, जहाँ हवा नहीं हो, तो जहाँ हवा नहीं है तो किसके माध्यम से ट्रेवल करेगी? इसीलिए चंद्रमा पे हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ निर्वात है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों, ताप बढ़ने पर, माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहता है कि ध्वनि का चाल कहाँ है? तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन देखिए, इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि गति करती है, स्टील जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जबकि नाथुला की अगर बात करें, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा की अगर बात करें तो सिक्किम को दक्षिण तिब्बत से जोड़ देता है, इसको याद रखेंगे, सिक्किम को दक्षिण तिब्बत। अब देखिए लिखने में 15-20 सेकेंड हो जाता है दोस्तों, तो झूठ मूठ का टाइम बर्बादी है, बोल देते हैं तो समझ में ही आ जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। सिक्किम को दक्षिण तिब्बत से जोड़ता है। जबकि बड़लाचा दर्रा की अगर बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बहुत सारे और पूछे जाते हैं दोस्तों, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा,
पीर पंजाल दर्रा ये सब सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। तो ये सब सिरोबड़ा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये सब दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों कुछ अध्ययन से या खेती से या कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से है, जबकि मधुमक्खी पालन या फिर शहद का उत्पादन अगर एग्जाम में पूछे तो दोनों का मतलब एपी कल्चर से है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ दे शहद का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है तो एपी कल्चर, या फिर मधुमक्खी पालन। मछली पालन का अगर बात करें तो पीसी कल्चर याद रखिएगा कि मछली पालन जो है पीसी कल्चर के माध्यम से पक्षी से रिलेटेड अध्ययन किए जाते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 20 में गुवाहाटी में किए गए थे। अभी इसको छोड़िए, अभी याद वर्तमान में रखिए कि अभी छठा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है वर्तमान में 2024 में, वो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ। इसका शुभंकर है दोस्तों बीरा मंगाई। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें 1 नंबर टॉप किया था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टॉप किया था। बिहार का पोजीशन इसमें था दोस्तों 21वां नंबर, 21वां पोजीशन पर बिहार था। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का दर्जा इसमें वृत्ति अग्रवाल को दिया गया था जो कि तैराक है, 5 स्वर्ण पदक जीते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में कौन सा कंपनी शामिल है? यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा कंपनी है जिसको कि महारत्न का दर्जा मिल चुका है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। अभी तक करवा रहा हूँ टेस्ट दोस्तों, तो अभी वर्तमान तक में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। 13 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, और 25 गो नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है, स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जबकि सेल, भेल, गेल ये सब सभी महारत्न कंपनियां हैं। सील, कोल इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं सील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? हालांकि अभी बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस खुल चुकी है, चल रही है भारत में, लेकिन सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी दोस्तों। कब चली थी? 15, इसको याद रखिएगा, 15 फरवरी 2019 में चली थी। इसको पहले दोस्तों याद रखिएगा ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि वंदे भारत को पहले किस नाम से जानते थे, तो ट्रेन 18 के नाम से। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत की फर्स्ट जो है पहली किसान रेल कब, कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो दोस्तों पटचित्र शैली उड़ीसा की सबसे पुरानी चित्रकला शैली है। और बहुत जगह चित्र शैली होता है, जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग चित्रकला से संबंधित है, बहुत फेमस है। अच्छा, राजस्थान में की अगर बात करें तो मांडना एक चित्र शैली है यहाँ की, मांडना। आंध्र प्रदेश में एक होता है फूलों का त्यौहार होता है, जो कि अभी आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है पूर्ण रूप से। अभी बथुकंपा उसको बोलते हैं, तेलंगाना में मनाया जाता है। पहले आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से था, तो आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में अभी भी मनाया जाता है इसको। और महाराष्ट्र में रंगोली भी किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता ही होगा, ये भारत के पहले जो है फर्स्ट राष्ट्रपति हुए, जो बिहार से संबंधित है, जीरा देवी में इनका जन्म हुआ था।
एस राधाकृष्णन, जिसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनको 1954 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हेग में है दोस्तों। जो इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसमें न्यायाधीश टोटल 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसमें 2 ये भाषा चलता है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश, ये 2 भाषा चलता है वहाँ पे, इसको भी याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का IMF का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, जबकि न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल दोस्तों जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि मंगोलिया और चीन देश के सीमा पे है। मंगोलिया में भी है और कुछ हिस्सा चीन में भी है, इसका सबसे ज़्यादा मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल है, और टकला-माकन मरुस्थल चीन में है, जो कि शीत मरुस्थल। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। तो टकला-माकन ठंडा मरुस्थल है। जो बर्फीला मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों शीत मरुस्थल। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। अगर कालिदास की रचना की बात करें तो बहुत सारा मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, ये सब कालिदास के द्वारा रचना किया गया है। जबकि चंद्रवरदाई के बारे में अगर बात करें तो चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद का रचना किया गया है। और शूद्रक एक बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मृच्छ कटिकम इनके द्वारा रचना किया गया है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत, जबकि वाल्मीकि के द्वारा रामायण का रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। दोस्तों पानीपत का अब तक 3 युद्ध हो चुका है, 1526, 1556 और 1761 में। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा आप लोग जान ही गए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। तीसरा जो है मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था उसके बीच हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और 1576 ऑप्शन जो पहला देखिए, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। जिस व्यक्ति का द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे जितना है, ब्रह्मांड में कहीं भी उसका द्रव्यमान उतना ही होगा, 60 kg ही होगा। जबकि भार बदल जाता है। चंद्रमा पर यही भार की अगर बात करता तो अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका वजन 6 किलो होगा, क्योंकि सॉरी दोस्तों 10 किलो होगा। चंद्रमा का जो है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, तो 6 से अगर भाग करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 60 किलो का व्यक्ति चंद्रमा पे 10 किलो का हो जाएगा। तो चंद्रमा पे भार बदलता है, चाहे किसी भी पिंड पे भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान अस्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों हम याद रखे हैं, ट्रिक बोल देते हैं, यू अरुफाची। मैं ऐसे करके इसको रटा हूँ, अपने एग्ज़ाम में मैं ऐसे ही तैयारी करता था पहले, तो इसी तरह से रटता था। यू से हो गया UK दोस्तों, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस और ची से चीन।
तो दोस्तों जापान इसमें नहीं आता है, यानी कि जापान जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसमें दोस्तों यूएनओ का जो है स्थापना 24 अक्टूबर, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था दोस्तों। इसमें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थाई, जो यहाँ ट्रिक लिख दिया हूँ, और 10 अस्थाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन दोस्तों जिसमें 530 सभी राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, जो कि अभी 104वां, वर्तमान में 104वां जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, इसके तहत ये 2 एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जबकि सिखों के पहले गुरु जो है गुरु नानक थे। इनका जन्म नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पटना में, बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड खालसा सिख धर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? तो औरंगजेब ने दोस्तों गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था, जबकि एक जहांगीर को फांसी मरवा दिया था, हत्या करवा दिया था। फांसी नहीं दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, हत्या करवा दिया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी और जो है 9वें गुरु, ये दोनों को मुगल बादशाहों ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो दोस्तों बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसका शुरुआत 2015 में किया गया था, और कोई भी लड़की जब 10 वर्ष की होगी तभी ये सुकन्या समृद्धि योजना के पात्र होगी। ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए 2-4 आ गए हैं, तो इससे भी तैयारी करके जाइएगा। कंप्यूटर के CPU, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जबकि फुल फॉर्म पूछता है एक रोम का, रीड ओनली मेमोरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा WWW के आविष्कारक कौन है? तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए सेट पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।